नमस्कार साथियों। आज जो वीडियो है वो इकोनॉमी को लेकर ही है। जहां पर हमने पिछली बार समाप्त किया था ना, सब हमने बजट पढ़ा था, फिर जीएसटी पढ़ा था, फिर अन्य कर भी पढ़े थे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर राज्यों के कौन से कर हैं, केंद्र के कौन से कर हैं, कौन से प्रत्यक्ष हैं, कौन से अप्रत्यक्ष हैं, और जीएसटी आने के बाद उनमें क्या बदलाव आए, जैसे केंद्र के कौन से कर जीएसटी में शामिल हुए, राज्यों के कौन से कर जीएसटी में शामिल हुए। ये सब बातें हमने पिछली क्लासों तक कवर करी थी। आज उसी से अगला स्टेप है कि जब अब कर तो हम सब ने एकत्रित कर लिए, राज्य ने भी कर लिए, केंद्र ने भी कर लिए, लेकिन अब राज्यों के कर जो हैं वो कम होंगे और केंद्र द्वारा इकट्ठे किए गए कर अधिक होंगे। तो राज्यों द्वारा जो इकट्ठा किया गया उससे उनका पूरा होना है नहीं। तो वित्त आयोग आता है कि यहाँ पर एक वित्त आयोग नामक एक बॉडी है जो सिफारिश करती है केंद्र को कि जो आपने कर एकत्रित किए हैं उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को भी जरूर से दीजिए। तो उस बारे में इसके क्या क्या प्रावधान है तो आज हम पढ़ेंगे। वित्त आयोग, उसका जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है ना, जैसे कि उसके कार्य क्या क्या है वो पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कंपोजिशन क्या है, उसके आर्टिकल क्या है, वो तो हम पॉलिटी में कवर करेंगे वो बातें, ठीक है। तो वित्त आयोग, उसके कर अंतरण से संबंधित चीजें, फिर जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में, फिर जो सबसे मेन है कि राज्यों को वो कर देता किन आधारों पर है, किसका क्या कंपोजिशन है, वो भी मैंने शामिल किए हैं। फिर अगली जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट है, घाटे के प्रकार है ना, हमने वहीं पे समाप्त किया था पिछली बार जब बजट के दो पार्ट पढ़े थे, कैपिटल और जो पूंजीगत प्रकार पढ़ा था ना हमने, उसी में उसके फिर आगे की क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे एवरग्रीनिंग को डिफाइन करना, फिर एफआरबीएम एक्ट के बारे में, फिर वही जो ब्लैक मनी है उसके कुछ नोटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जैसे ईडी हो गया, एफएटीएफ हो गया, ओईसीडी हो गया, इन सब चीजों के बारे में मैंने आज शामिल किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वित्त आयोग के कर अंतरण प्रणाली को लेकर, ठीक है। तो देखिए वित्त आयोग, जहां तक मुझे पता है आपको इसका आर्टिकल तो शायद याद ही होगा। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है, ठीक है। यानी यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का तात्पर्य अब तो आ गया होगा ना, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वित्त आयोग जो ये कर अंतरण करता है ना, राज्यों को कर मतलब दो करके जो केंद्र को सिफारिश करता है। होता क्या है, राज्यों की जो भी कराधान शक्ति है ना वो कम होती है, अमूमन है, ऑब्वियस है कि केंद्र की ज्यादा होगी। तो वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र के जो भी कर है ना जो उसने इकट्ठे किए हैं, सीजीएसटी में सेंट्रल जीएसटी होती है, एक एसजीएसटी होती है, एसजीएसटी राज्य इकट्ठा करेंगे, सीजीएसटी केंद्र इकट्ठा करेगा, और आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है वो केंद्र इकट्ठा करेगी। वो मैंने लिखा नहीं है बस अर्थ, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो लिख लीजिए साइड में, ठीक है। जीएसटी के 3 प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र इकट्ठा करेगी, एसजीएसटी राज्य इकट्ठा करेगा, आईजीएसटी केंद्र इकट्ठा करेगा, लेकिन बटेगा दोनों में, राज्य और केंद्र दोनों में बटेगा, ठीक है। तो देखिए अब केंद्र के जो भी कर हैं उसमें से राज्यों को हिस्से की सिफारिश करता है कौन, वित्त आयोग सिफारिश करता है। हाँ, इसकी सिफारिश से मानना अनिवार्य नहीं है, बस सिफारिश है। तो राज्यों के हिस्से में काम करता है टोटली, ये बात है। अब अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए अब केंद्र के जितने भी कर है ना, मतलब जितना भी, जैसे 100 जितना भी इकट्ठा किया वो 100% है, तो उसमें से राज्यों को कितना दिया जाएगा, राज्यों को दिया जाएगा 41%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद रखिए। राज्यों के लिए करों में जो केंद्र के कर हैं उसमें कितनी हिस्सेदारी है, 41% हिस्सेदारी है। इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसमें 42% थी, लेकिन जब 15वां वित्त आयोग बना उस दौरान जो जम्मू कश्मीर था वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया ना, तो वो 1% घटाकर उसके लिए फिक्स कर दिया गया। तो अब वो 41% है राज्यों के लिए और 1% किसके लिए, जो 42वां% बचा वो जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने उनके लिए, ठीक है। तो ये आंकड़ा याद रखिए। अब है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि जो भी एक राज्यों को कर अंतरण, मतलब राज्य को जो भी ये करों की सिफारिश करता है ना वित्त आयोग, वो आधार क्या क्या है, मतलब किस राज्य को कितना कर मिलेगा वो कैसे डिफाइंड होगा, वो होगा उसके 6 आधार हैं, महत्वपूर्ण आधार हैं। ये कभी भी पूछ लेगा कि सीक्वेंस में भी पहले तो यही पूछेगा कि कौन कौन से आधार हैं, फिर ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, सबसे कम किसका वेटेज है, ये तो ठीक है, मैंने सब शामिल किया। तो राज्यों को कर अंतरण के जो आधार बता रखे हैं 15वें वित्त आयोग ने, वो 6 आधार है। एक आधार है पॉपुलेशन, उसकी आबादी को देखेंगे हम, उसके क्षेत्रफल को देखेंगे हम, और आय में अंतर को देखेंगे। यानी जैसे अब यूपी है एक और एक गोवा है, गोवा की जो इनकम है वो ज्यादा है पर कैपिटा इनकम ना, और यूपी की कम है, तो जिसकी कम है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। आय में अंतर को देखेंगे। फिर हम देखेंगे इकोलॉजी और फॉरेस्ट को, आपके वहां वन क्षेत्र कितना है, आपकी परिस्थिति कितनी अच्छी है। फिर आपका जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होगा, यानी जनसांख्यिकी निष्पादन, जनसांख्यिकी निष्पादन मतलब जनसंख्या नियंत्रण के आपने जो भी प्रयास किए हैं वो कितने अच्छे हैं आपके। और अंत में हम देखेंगे आपका टैक्स एफर्ट,
आप जो टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। तो 6 आधार, क्या क्या आधार हैं 6? देखिए 6 आधार हुए। आबादी हुआ एक हुआ क्षेत्रफल, एक हुआ आय में अंतर यानी इनकम डिस्टेंस, एक हुआ फॉरेस्ट और इकोलॉजी वन और पारिस्थितिकी, एक हुआ जनसांख्यिकी निष्पादन और अंतिम हुआ टैक्स एफर्ट। अब ये तो 6 आपको रटे होने चाहिए, मतलब 6 हैं। इनका वेटेज भी अगर आपको करना है तो जरूर से करिए, क्योंकि सीक्वेंस में पूछ सकता है, कभी थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम जो आएंगे उसमें सीक्वेंस में पूछ सकता है इससे सबसे कम वेटेज क्यों लगाए। तो सबसे ज्यादा वेटेज है हमारा इनकम डिस्टेंस का, जो आय में अंतर है ना उसके आधार पर 45% पैसा उसी के आधार पर मिलेगा। मतलब जैसे यूपी हो गया और गोवा हो गया ना, अब मैंने कहा गोवा की इनकम ज्यादा है, यूपी की कम है, तो जिसकी कम है उसको 45% तो हम उसी आधार पर देंगे कि इनकम कम है। फिर तो याद हो गया इनकम डिस्टेंस का कितना वेटेज 45%। उसके बाद आबादी का, पॉपुलेशन का और एरिया या क्षेत्रफल का दोनों का बराबर वेटेज है 15-15%। तो सबसे पहले इनकम डिस्टेंस, फिर आबादी और एरिया, पॉपुलेशन और क्षेत्रफल वो 15-15%। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो मैंने बताया, जनसंख्या नियंत्रण के संबंधित आपके प्रयासों को देखकर अगर अच्छे प्रयास है तो आपको 12.5% वेटेज है इसका हो गया। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी उसका 10% वेटेज है, और जो टैक्स एफर्ट है उसका सबसे कम वेटेज है 2.5%, लेकिन फिर भी उसको भी शामिल किया। तो कर लेंगे ना याद, 6 याद करिए, फिर उसके वेटेज याद करिए। सबसे पहले इनकम डिस्टेंस, फिर पॉपुलेशन, एरिया, फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड लास्ट में टैक्स एफर्ट। ठीक है, 45, 15, 15, 12.5, 10 एंड 2.5 कर लोगे याद? तो करिए, करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं इसका बाकी। तो ये हुआ हमारा वित्त आयोग के फंक्शन, और उसके कंपोजिशन तो पॉलिटी में पढ़ेंगे, और उसके करों को बांटने के आधार। सबसे महत्वपूर्ण मैंने उतनी ही चीजें शामिल करी है ना जितनी महत्वपूर्ण मतलब। अब इसी पे आपको 40-50 पन्ने के नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन काम के क्यों है वो भाई साहब? नहीं है काम के, इतने ही है काम के। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटे के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटे के प्रकार। घाटे कितने प्रकार का? देखिए बजट 3 प्रकार का हो सकता है। पहली बात, सबसे पहले बजट 3 प्रकार। एक अधिशेष बजट हो सकता है जिसमें हमारी आय ज्यादा है और खर्च कम कर रहे हैं। अब खर्च कम होगा तो हमारे पास कुछ अधिशेष बचेगा ना, तो वो अधिशेष बजट हो गया। एक होता है संतुलित बजट, जिसमें हमारी जितनी आय है उतना ही खर्च कर रहे हैं तो बच कुछ नहीं रहा है। एक होता है घाटे का बजट, जब हमारी आय कम है और खर्च ज्यादा है तो हमें कहीं से उधार लेना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना वो। तो अधिशेष बजट जिसमें हमारे पास बच रहा है, संतुलित बजट जिसमें कुछ बच नहीं रहा है लेकिन कहीं से लेना भी नहीं पड़ रहा है, घाटे का बजट जिसमें हमारी खर्च ज्यादा है आय कम है यानी हमें उधार भी लेना पड़ रहा है। तो वो बजट के 3 प्रकार होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बजट घाटे के बारे में। बजट घाटा, बजट घाटा क्या हुआ? फिर हमारा कुल खर्च कितना है और हमें कुल मिल कितना रहा है उसका अंतर। यानी हम 100 रुपए कमा रहे हैं और खर्च हम 130 कर रहे हैं, तो बजट घाटा कितना हो गया? 30 रुपए का हो गया। 130 माइनस 100 करेंगे, 30 का घाटा हो गया। अब ये तो चलो सिंपल था बजट घाटा, लेकिन जो फीजल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला आपको जरूर से याद करना है। फीजल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो बजट घाटा मिला ना हमें इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से जो हमें बजट घाटा मिला, फिर उसमें हम उस बजट घाटे को पूरा करने के लिए हमें उधार भी लेना पड़ा होगा, बोरोविंग करनी पड़ी होगी ना, तो उसको जोड़ेंगे। जब बजट घाटे में हमने उसको पूरा करने के लिए लिए गए उधार को जोड़ेंगे तो वो होता है राजकोषीय घाटा। सिंपल ही ये तो है, जिसको समझना है वो समझ के करिए, जिसको नहीं करना है छोटे छोटे नोट्स हैं याद करिए। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा क्या? बजट घाटा प्लस बोरोविंग, जो हमने मार्केट से पैसा उठा रखा है यानी सरकार ने उठा रखा है। ठीक है, अब राजस्व घाटा क्या हुआ? फिर राजस्व घाटा क्या हुआ? वही राजस्व कितना खर्च किया हमने और कितनी प्राप्ति हुई। सिंपल है, जितना रेवेन्यू हमने प्राप्त किया और खर्च कितना किया उसको माइनस करेंगे, यानी जितना खर्च किया जितना प्राप्त किया उसको माइनस करेंगे तो हमें राजस्व घाटा मिल जाएगा। सिंपल था ये, माइनस का साइन याद रखना, मतलब ये माइनस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक टर्मिनोलॉजी एवरग्रीनिंग। कभी एग्जाम में पूछ देगा एवरग्रीनिंग का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए हमने कोई लोन ले रखा है, अब हमें पैसे नहीं है हमारे पास, अब उस लोन को ही चुकाने के लिए हम एक दूसरा लोन ले रहे हैं। यानी मेरा एक ए है एक बी है, मैंने ए से लोन ले रखा है 100 रुपए का, अब मुझे चुकाने हैं उसको 100 रुपए, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं बी के पास जा रहा हूं, मुझे 100 रुपए दे दे, उस 100 रुपए को मैं इसको दे रहा हूं। यानी लोन चुकाने के लिए ही लोन लेना, तो इसे पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना ही क्या है? एवरग्रीनिंग है। समझ गए आप? सिंपल ही था। अब पढ़ते हैं एक FRBM एक्ट है, इसमें बाकी मतलब टेक्निकल कंपोजिशन तो बहुत सारे थे, मतलब
मुझे एक बार कराऊं भी सोचा मैंने, लेकिन फिर ज़्यादा ही हैवी हो जाता मतलब वो, क्योंकि जीडीपी का इतना परसेंट आपको अपनी जो खर्च है वो इतना शामिल करना है, फिर 2008 के अलग है, 2015 के अलग है, 2023 के अलग है, मतलब नए नए आते रहते हैं वो, तो फिर ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन हो जाते हैं उसमें। मैंने सिंपल स्टैटिक पार्ट है तो वो किया। FRBM एक्ट कब का है ये याद रखिए बस, 2003 का है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन। ठीक है, कब का है? 2003 का है। ये भी हुआ, 2 टॉपिक समाप्त हुए। अब है आज का अंतिम टॉपिक, यह है ब्लैक मनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस, नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ब्लैक मनी। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। एक ईडी है, आपने सुना होगा ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। एक होता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन एंड टास्क फोर्स। एक होता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो 3 चीजें मैंने शामिल करी। सबसे पहले पढ़ते हैं ईडी के बारे में। ये जो भी चीजें मैंने लिखी है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो मैंने लिखा नहीं है, जो लिखा है वो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो मान के ही चलना है आपको। ठीक है, ईडी के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, हर एक क्वेश्चन है, एग्जाम पूछे ईडी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय के आता है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत शामिल है। अब ये कार्य कैसे करता है? तो इसको कार्य करने के लिए हमारे पास 2 कानून है। क्या क्या कानून है? पहला है फेमा एक्ट, मैंने पहले भी बताया था आपको इसके बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन एक्ट। कब का है वो ज्यादा जरूरी है, फेमा एक्ट है 1999 का। और दूसरा कानून है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी धन शोधन निवारण एक्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है सन। तो 2 एक्ट हो गए, फेमा एक्ट 1999 का, PMLA एक्ट 2002 का। फुल फॉर्म भी अब हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है, अब आपकी सुविधा के अनुसार एग्जाम में कैसे पूछ देता हूं। ठीक है, तो ईडी पढ़ा, किस विभाग के अंतर्गत था वो पढ़ा, कौन से कानून के अंतर्गत कार्य करता है वो पढ़ा। अब पढ़ते हैं FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये भी वित्तीय जो धोखेबाजी, धोखाधड़ी ये सब होता है ना, हेरा फेरी, इस सब को ही टैकल करता है। ठीक है, तो पहली बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय यानी पेरिस में है, अच्छी बात। स्थापना कब हुई? 1989 में हुई, ये भी अच्छी बात। सबसे ज्यादा जरूरी, किसने बनाया इसे? तो ऑप्शन में आएगा G20, G7, G4, G5। तो G7 ने बनाया। इसके क्या क्या कंट्रीज हैं वो जब टाइम मिलेगा उस अनुसार याद करेंगे। ठीक है, तो FATF हेडक्वार्टर पेरिस में, स्थापना 1989 में, किसने की? G7 देशों ने करी। ठीक है, और क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ, भारत इसका सदस्य है, लेकिन प्रारंभ से ही है? नहीं, 2010 में बना। एग्जाम में यही बनता है कि FATF आएगा, पहला ऑप्शन 1989 में स्थापना हुई, G7 ने स्थापना की। भारत प्रारंभ से इसका सदस्य है? नहीं, प्रारंभ से नहीं है, 2010 में बना। ठीक है, और ये कितनी लिस्टें जारी करता है? ये 2 लिस्टें जारी करता है। मतलब जो कोई देश है उसके फाइनेंशियल बिहेवियर के अनुसार, उसका कैसा कामकाज चल रहा है फाइनेंशियली, उसके अनुरूप 2 लिस्टें जारी करता है। मतलब आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, ब्लैक मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इस आधार पर 2 लिस्टों में बांटते हैं देशों। जो खराब देश है उनको एक ग्रे लिस्ट, जो थोड़ा कम कम कर रहा है ऐसा तो ग्रे लिस्ट में, जो ज्यादा ही कर रहा है उसे ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, जैसे ईरान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह कई बार ब्लैक लिस्ट में शामिल रहे हैं देश। ठीक है, तो FATF के 2 जो सूचियां हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ओके, अब पढ़ते हैं हम अंतिम जो बॉडी है, वो है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए जो संगठन है ना, वो है OECD। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है, मतलब इसकी एक कर से जुड़ी एक प्रणाली है, BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं इसे। अब इसका टेक्निकल अर्थ क्या है? मतलब टोटली अगर हम कोई ऐसा होता है ना जो टैक्स, अब देखो किसी देश में टैक्स ज्यादा लगता है, किसी देश में टैक्स कम लगता है, तो करते क्या है, ये अपना जो प्रॉफिट होता है ना उसको शिफ्ट करके कम टैक्स वाले देश में दिखा देते हैं, जिससे वहां उन्हें कर कम कर देना पड़ता है। तो ये है, अगर कोई अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहा है ना, मतलब अगर भारत में उस प्रॉफिट पे 30% लग रहा है, और जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर हो गया या फिर मॉरिशियस वगैरह हो गया, तो यहाँ 100 रुपए पे 30 लगने के बजाय 5 ही रुपए लगता होगा। तो हम चाहेंगे ना, कोई भी चाहेगा कि मैं वहां शिफ्ट कर जाऊं ताकि मुझे कम कर देना पड़े, ऐसा सोचते हैं। तो अब ये है तो गलत ना, क्योंकि एक्चुअल में जो उसको टैक्स पड़ना चाहिए था उतना पड़ नहीं रहा है। तो इसी के लिए एक प्रणाली है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। एग्जाम में केवल इतना पूछेगा कि BEPS किससे जुड़ा है? पहली बात, कर प्रणाली से जुड़ा है, वो प्रॉफिट शिफ्टिंग से संबंधित, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है? तो OECD से जुड़ा है। बस ये याद रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है।
ऑप्शन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत इनमें से किस चीज़ का सदस्य है, G20 का, G7 का, FATF का, OECD का। तो OECD का है नहीं, FATF का है हाँ, G7 का है नहीं, G20 का है हाँ। ओके, तो इतनी चीज़ें आज बातें हमने करी, अच्छा लगा होगा आपको, मुझे भी। अब आगे ऐसे ही जितना होता है समय उस अनुसार आगे को बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज हाँ शिक्षक दिवस भी है, तो आप सभी को भी खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से सम्मान करिए सबका, अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ कुछ सीखते रहिए। जो सीखता है, छोटा हो बड़ा हो, छोटे भी शिक्षक बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आपसे छोटे भी हैं, अगर वो कोई बेहतर चीज़ें जानते हैं तो जरूर सीखने में कोई हर्ज नहीं। तो ठीक है, बाकी ज्ञान यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।